नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। आज हमारे साथ रोहिणी एफ वार्ड से 52 वार्ड से भाजपा उम्मीदवार रितु गोयल जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार उनके चुनाव के क्या कुछ मुद्दे होंगे और वो अपने वार्ड की जनता से क्या कुछ वायदे करती हैं जो कि वो जीतती हैं तो अगर उस चीज को पूरा करेंगी। मैम, न्यूज 44 में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, ये बताइए कि आपके वार्ड्स की इस बार आप वार्ड्स की जनता को क्या कुछ वायदे करती हैं कि अगर आप जीतती हैं तो उन्हें पूरा करेंगी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वायदे शब्द आप बोल रहे हैं, वायदे तो अक्सर टूट भी जाते हैं जी लेकिन जब आपका भाव होता है सेवा का जी तो वो जो होता है वो दिल से आदमी करता है। तो मैं एक नगर सेविका की भांति काम करूँगी और मैंने पिछले 5 वर्षों में भी उसी तरह काम करने का पूरा प्रयास किया है। बहुत वादे नहीं करूँगी लेकिन एक निगम पार्षद की जो भी भूमिका होती है, नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी काम है, सबसे बड़ा मुद्दा स्वच्छता का होता है कि सड़कें स्वच्छ हो, नालियाँ स्वच्छ हो, पार्क स्वच्छ हो, आपके चारों तरफ एक स्वच्छ वातावरण हो, जो नगर निगम की सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो उसको निभाने का सदैव प्रयत्न करूँगी और उसके लिए मेरा कर्तव्य भी बनता है। दूसरा जो है, एक पारदर्शिता आए। अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है तो मैं निगम जिसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक ऐसी बात आती है, एक जहन में एक तस्वीर उभरती है कि निगम की छवि जो है शायद बहुत अच्छी नहीं है, एक ऐसी तस्वीर आती है। तो अगर मुझे कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है तो मैं चाहूँगी कि पारदर्शिता आए, तो निगम के एक एक कार्य को पूरी तरह से ऑनलाइन करना चाहूँगी। जो मीडिएटर सिस्टम्स हैं वो मैं बिल्कुल हमेशा, मैंने पिछले भी 5 वर्ष पूरा प्रयास किया और जब मैं शिक्षा समिति के अध्यक्ष बनी तो मैंने सबसे पहले नगर निगम के इतिहास में सबसे पहले जो टीचर ट्रांसफ़र प्रक्रिया थी, जो वर्ष भर टीचर्स हर दिन ट्रांसफर्स होती थी जिससे बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब होती थी और पूरा जो डिपार्टमेंट था शिक्षा विभाग वो टीचर्स ट्रांसफर्स में लगा रहता था और बहुत तरह की उसमें मुश्किलें थी, वो बहुत पारदर्शी भी नहीं था। तो मैंने इसीलिए टीचर ट्रांसफर्स को पूरी तरह से संघर्ष करके, जिसको कह सकते हैं, उसको ऑनलाइन किया। अब मैं चाहूँगी कि ऑनलाइन, हालांकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, हाउस टैक्स, कन्वर्जन, बिल्डिंग का जो नक्शा पास होता है वो सभी जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन और वो सुचारू हो, हमारे सर्वर अच्छी तरह काम कर रहे हैं, हमारा आईटी डिपार्टमेंट बहुत ही जैसे एक प्राइवेट सेक्टर्स की तरह काम करे, एक एक चीज़ इतनी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन इतनी सुचारू हो कि किसी बिचौलिए की ज़रूरत ना बने और वो जो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सरल हो, ताकि एक साधारण आदमी भी अपनी उस प्रक्रिया को बहुत साधारण तरीके से पूरी कर ले और किसी को लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को भ्रष्टाचार का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैंने शुरू से, जब मैं पार्षद बनी 2017 में, तब से ही मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अगर ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी और अच्छी तरीके से, पूरी ईमानदारी से ऑनलाइन, ऐसे नहीं कि हमने प्रक्रिया शुरू कर दी पर वो साइट चलती नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं और फिर उनको डिपार्टमेंट के पास पहुंचना पड़ रहा है, लंबी लाइनें और मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। तो मैं ऑनलाइन प्रक्रिया को करूंगी, बाकी जो भी जिम्मेदारियां हैं मेरी वो तो निभाऊंगी। जो नगर निगम, कोई एक मुद्दा जो आप सोच रहे हैं कि वो डेवलपमेंट अभी आपके वार्ड में नहीं है, वो आप आएंगी तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगी? देखिए, पहले मेरा जो वार्ड था वो 60 था, जिसके अंतर्गत सेक्टर 9 और 13 आते थे। उसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, पूरी तरह से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी थी और एक रजबपुर गांव था। अब जो वार्ड है ये 52F हो गया है। इसमें सेक्टर 13 अब नहीं है, सेक्टर 9 की 58 के करीब सोसाइटीज़ हैं और सेक्टर 7 है और नाहरपुर और रजबपुर गांव हैं। तो जो परिसीमन हुआ उसमें पूरा नक्शा बदला है। 9 के अलावा एक 7 सेक्टर भी है, उसकी अपनी रूपरेखा बनेगी। ग्रुप हाउसिंग की अपनी एक काम करने के एक अलग तरीके होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है ग्रुप हाउसिंग की, और जो सेक्टर 7 है उसकी अलग होती है। तो इधर की तरफ तो काम हुए हैं क्योंकि ग्रुप हाउसिंग में बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती है, क्योंकि लगभग ग्रुप हाउसिंग अपने आप भी बहुत चीज़ें हैंडल करती है। बाहर की सड़कों की सफाई, पार्क, नालियाँ, इस तरह की चीज़ें, मार्केट्स वगैरह को डेवलप करना पड़ता है। पर मैं चाहूँगी कि जो भी क्षेत्र जहाँ भी खुले में कूड़ा डल रहा है, मैंने अभी कुछ दिनों के दौरान देखा कि कहीं कहीं खुले में कूड़ा है, तो उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूँगी। जैसे कि नगर निगम के माध्यम से हमने कॉम्पैक्टर लगा दिए, मैंने भी अपने वार्ड में 4.5 वर्ष पूर्व लगभग कॉम्पैक्टर लगा दिया था, जिसमें खुले में जो ढलाव घर था वो बंद हो गया, कहीं भी कूड़ा नज़र नहीं आता और केवल कॉम्पैक्टर में
कूड़ा जाता है और वही। मैम, कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पे ये आरोप लगा रही है कि कूड़े के पहाड़ भाजपा ने इकट्ठा किया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी, आपने खुद ही कहा कि आरोप लगा रही है, तो आरोप लगाना तो उनका काम ही है। उनको हर बात के लिए जो वो नहीं कर सकते उसके लिए दूसरे को दोष देना, आरोप लगाना, केवल विज्ञापन करना, झूठ बोलना, ढोंग करना और कोरे प्रचार करना, खोखले प्रचार करना, यही उनका काम है। कूड़े के पहाड़ भाजपा ने बनाया। कूड़े का जो ये लैंडफिल्ड है वो वर्षों से है दिल्ली में, तो ऐसा नहीं है। और कूड़ा तो हर स्टेट में, क्या हर कंट्री में कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है और उसका निस्तारण हो भी रहा है। उसकी ऊंचाई कम भी हुई है, बहुत कुछ उसके लिए रिसाइकलिंग के लिए भी काम चल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो स्वाभाविक है कि एक स्थान पे कूड़ा इकट्ठा होता है, लेकिन उसके लिए कई जो है मशीनें भी लगी हुई है, रिसाइकल हो रहा है और धीरे धीरे उसमें और भी काम कर रहे हैं। इसमें आम आदमी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने निगम को फंड नहीं दिया। फंड नहीं देने के कारण बहुत सी दिक्कतें आई और वो चाहते थे कि निगम भली भांति काम न कर सके, जिससे कि जनता नाराज़ हो। और जिस तरह से दिल्ली में झूठे वादे करके आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वैसे निगम में भी आ जाए। तो उन्होंने निगम को जितना तंग करना था किया ये 5 वर्षों में, लेकिन अब जनता फैसला करेगी, क्योंकि अब जो है एलजी हमारे हैं और केंद्र ने भी ऐसा सुनने में आया है कि जो है फंड जो है वो डायरेक्ट एमसीडी को मिलेगा। जब फंड डायरेक्ट एमसीडी को मिलेगा तो बिना पैसे के तो कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकती। कहना आसान होता है, उन्होंने फंड को जो है इतना कम कर दिया था कि पूरे काम करने के रास्ते लगभग बंद कर दिए। हर पार्षद 5 वर्ष इतना परेशान रहा कि फंड के अभाव में। तो अब जब फंड केंद्र से डायरेक्ट आएगा, और तीनों एमसीडी एक करी इसीलिए कि एमसीडी जो भली बातें काम कर सके। हम मानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में बहुत दिक्कतें आई, 7-8 वर्षों से एमसीडी जितना चाहती थी उतना नहीं कर पाई, जनता को भी जो है मुश्किलें झेलनी पड़ी। लेकिन इसीलिए जो है केंद्र सरकार ने तीनों एमसीडी को यूनिफाइड किया है ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके। और फंड भी अब केंद्र से डायरेक्ट आएगा, भली भांति आएगा, तो फिर स्वाभाविक है कि डेवलपमेंट के काम या इस तरह के जितने भी काम थे जो रुक गए या कम हुए वो और तरीके से होंगे। मैम, आप दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहूँगी कि जो पार्टी की एक विचारधारा है, जो पार्टी राष्ट्रहित में काम करती है और जिसने पूरे विश्व में अपने देश को, राष्ट्र को पहचान दिलाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो विश्व के 5 सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व में आते हैं, और जो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, धारा 370 हटाने का मामला हो, या राम मंदिर बनाने का मामला हो, या जीडीपी ग्रोथ जो है इतनी बेहतर उन्होंने करी, और राष्ट्रहित के एक एक मुद्दे वो लेकर चलते हैं, तो आप उनको देखें कि किस तरीके से मोदी जी करते हैं। निगम को तो परेशान किया गया, उसको ना देखें। अब निगम की स्थिति बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केंद्र ने उसको अपने हाथ में लेने का बीड़ा उठा लिया है। और ऐसी पार्टी जो केवल विज्ञापन के बल पर चलती है, वोट खरीदने का काम करती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री क्या है? अगर आप केवल फ्री की बात करेंगे, आप काम दीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में ठीक है, आप मुफ्त सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन आप सभी चीज़ों में अगर इस तरीके की बात करोगे तो क्या होगा कि लोग काम करना, या फिर लोगों को आदत बन जाएगी, वो मेहनती नहीं होंगे। बल्कि उनको जॉब दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दीजिए। और जॉब भी देते हैं तो कैसी जॉब देते हैं? आप दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण मुक्त करने के बहाने आप अपनी एक तख्ती लेकर छोटे छोटे बच्चों को प्रदूषण में खड़ा कर देते हैं। और आप कहते हैं दिल्ली को प्रदूषण, उसमें आप कोई बोर्ड भी लगवा सकते थे, या आप इतना और तरीके से उसका प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्हीं बच्चों को तख्ती देकर प्रदूषण में खड़ा करते हैं। और आप जो पानी देखिए कितना गंदा आता है, लोग इतनी शिकायतें करते हैं। मैं भी जगह जा रही हूँ, पीने का पानी साफ नहीं है या है नहीं। तो इस तरीके से जो लोग झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, जिनके एमएलए इतने भ्रष्ट हैं, कितने कितने उनके पर करप्शन के चार्ज लग रहे हैं, और जो भली भांति जो है कितने। हम आपकी नज़र से दिल्ली में शराब नीति किस नज़र से देखती हैं आप? सही थी या गलत थी? बिल्कुल, शराब नीति बिल्कुल गलत थी। क्या आप चाहेंगे कि आपके घर की औरतें, आपके बच्चे, आपके पिता भाई जो है घर में, वो जो है शराब के आदी बन जाए और घर चलना मुश्किल हो जाए?
आप जो है अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, करप्शन के लिए आप जो है शराब की जगह जगह दुकानें खोल रहे हैं, जहाँ विद्यालय है, जहाँ मंदिर है। ये तो बिल्कुल गलत है। क्या हिंदुस्तान ये पसंद करेगा? हिंदुस्तान क्या, दुनिया का कोई भी देश ये पसंद नहीं करेगा कि जगह जगह शराब जो है उसमें डिस्काउंट मिले महिलाओं के लिए। महिलाएं क्यों, पुरुषों के लिए भी शराब अच्छी नहीं होती। तो ये कोई रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका नहीं है। शराब नीति बिल्कुल गलत है। अगर बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया होता तो ना तो इनके पोल खुलती कि किस तरीके से शराब के जो ठेके दे रहे हैं उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जो घर बर्बाद होते वो अलग। तो इस तरीके से वो किसी भी चीज़ से बाज नहीं आते, शराब तक बेचने में लग गए। दिल्ली का ये उत्थान है। देखिए आप, थोड़ी सी बारिश होती है दिल्ली में पानी भर जाता है। वो कूड़े के पहाड़ को दिखाते हैं। जब बारिश होती है तो दिल्ली में जो बाढ़ की तरह स्थिति हो जाती है वो उन्हें नहीं दिखता। वो जो यमुना का पानी इतना प्रदूषित है वो नज़र नहीं आ रहा। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, इतनी जहरीली हवा, AQI लेवल देखिए आप, वो उन्हें नहीं दिख रहा। केवल दूसरों पे दोषारोपण कर देते हैं। जो काम वो नहीं कर पाते, मोदी जी ने नहीं करने दिया, भाजपा ने नहीं करने दिया। अरे भाई, आप खुद करते नहीं हैं और खाली विज्ञापनों में भी इतना खर्च कर रहे हैं आप, और खाली जॉब दे रहे हैं। इस तरीके की जॉब दें, लेकिन अपनी पब्लिसिटी के लिए आप जॉब दे रहे हैं, अपने वोट खरीदने के लिए आप जॉब दे रहे हैं। ये सीधे सीधे वोट को खरीदने की मानसिकता है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। देख लीजिए पंजाब की क्या स्थिति है। पंजाब में सरकार आई, पंजाब के लोग अभी से परेशान हैं। तो मुझे लगता है उनका तरीका बिल्कुल गलत है। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वर्षों पुरानी पार्टी है, उसकी अपनी विचारधारा है। जिस व्यक्ति को भाजपा से या कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती, वो कई बार, ज़्यादातर मैंने देखा है, सुना है, वो आम आदमी में चले जाते हैं। उनकी कोई अपनी नीतियाँ नहीं है, विचारधारा नहीं है, उनकी दृढ़ता नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं है। उनके भी तो पार्षद रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं है क्या नगर निगम में? वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ गंदगी नहीं है, वहाँ ऐसा थोड़ी कि सब कुछ ठीक हो गया। तो वहाँ केजरीवाल जी उनको क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? मैम, ये हमारे टीम से मनीष सिसोदिया जी ने बात करते हुए कहा कि एमसीडी में उनकी 230 प्लस सीटें हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि भाजपा कितनी सीटों पे इस बार जीत? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में भी कहा था कि उनको बहुमत मिलेगा। वो तो गुजरात में भी कह रहे हैं, वो तो सभी जगह कहते रहते हैं। वो एक बार दिल्ली के पब्लिक को जो है उन्होंने मूर्ख बना के, बेवकूफ़ बनाकर, लॉलीपॉप देकर जो है आ गए हैं, 2 बार आ गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार पब्लिक ये समझेगी। लोगों को समझ में आ गया। देखिए सत्येंद्र जैन जी का हाल, उनके MLA जो है इतने जो है करप्शन कर रहे हैं, इतनी गलत गलत बातें करते हैं। तो जनता समझ रही है कि सही कौन है, गलत कौन है। उनके कहने से क्या होता है 230 प्लस, वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा फिर से जीत कर जो है नगर निगम में आएगी और भाजपा का परचम लहराएगा और देश हित में और अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगी। तो ये थी हमारे साथ रितु गोयल जी, जो अब वर्तमान में भाजपा की उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 52 रोहिणी ऐप से। इन्होंने जनता को काफ़ी कुछ आश्वासन दिए हैं कि वो आएंगी तो अपनी जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ मदद करेंगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44।